वेलकम क्लास। तो हम लोग अब कंक्लूडिंग पार्ट देख लें किसका, चैप्टर 14 का एनसीईआरटी का। 2 पार्ट तो हम अपलोड कर चुके हैं, तीसरा पार्ट बच गया है जिसमें पीएन जंक्शन डायोडाइज रेक्टिफायर है हम लोग को देखना। और ये आपका लास्ट टॉपिक्स भी है और सिलेबस का 12th एनसीईआरटी सिलेबस का भी लास्ट टॉपिक्स हो जाएगा ये। तो इससे पहले कि हम लोग पीएन जंक्शन डायोड देखें, सबसे पहले हम लोग एक चीज़ देखें, डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस में स्थिति क्या है कि फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ कुछ इस तरीके से हम लोग को देखने को मिलता है, और किसमें, पीएन जंक्शन डायोड में। और रिवर्स बायस का ग्राफ कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो नॉर्मल रेंज ऑफ वोल्टेज में अगर हम कहीं पर लें, इस पर वोल्टेज हम ले रहे हैं, इस पर करंट ले रहे हैं, तो इसमें अगर हम देखें कोई पार्ट, तो डेल वी के कंपेरिजन, थोड़ा सा इसको और शार्प कीजिए, है ना। तो डेल वी के कंपेरिजन में, डेल वी के कंपेरिजन में डेल आई काफ़ी ज़्यादा दिखता है। डायनेमिक रेजिस्टेंस कहलाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, डेल आई इज वेरी लार्ज, काफ़ी बड़ा होता है ना। तो डेल आई इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू डेल वी, एज कंपेयर्ड टू डेल वी, मतलब छोटा सा चेंज इन वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा चेंज इन करंट में लाता है। दैट मीन्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, कंडक्टेंस इंक्रीजेस, कंडक्टेंस क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। वहीं अगर रिवर्स बायस में जाएं तो देखिए, वॉट एवर द चेंज इन वोल्टेज में बी, चेंज इन करंट ऑलमोस्ट जीरो, डेल आई इज ऑलमोस्ट जीरो। तो इस केस में आर डी इनफाइनाइट हो जाएगा। डेल आई की वैल्यू अगर जीरो रखें तो आर डी मतलब डायनेमिक रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। इट मीन्स, ये जनरल वोल्टेज के अंदर की बात हम करें, इट मीन्स रिवर्स बायस ब्लॉक्स द सप्लाई को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। कौन, रिवर्स बायस। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस चेंज इन वोल्टेज टू चेंज इन करंट के हिसाब से, और ये प्रॉपर्टी जो पीएन जंक्शन डायोड का है, इसको हम लोग रेक्टिफायर में इस्तेमाल करते हैं। और क्या इस्तेमाल करते हैं, चलिए अब देखते हैं। है तो हम लोग का इस्तेमाल है पीएन जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर। पहला हम लोग देखने जा रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है जी, पहले हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले समझिए, एक ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी कॉइल, और ये पेयर्ड होता है किससे, सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल के एक आर्म में एक जंक्शन डायोड को क्या कर दिया गया, लगा दिया गया, जंक्शन डायोड को लगा दिया गया। ठीक, और इसके बीच में दे दिया गया लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस आउटपुट लेने का है। मतलब जब करंट लेना हो तब करंट लेंगे, नहीं तो सिर्फ वोल्टेज डेवलप करके रहेगा। ठीक, ए एंड इसको कह लीजिए, बी एंड इसको कह लीजिए, सी एंड कह लीजिए, इसको डी एंड कह लीजिए। क्या होता है, क्या होगा
ये जरा समझिए, इसको लिखना भी है और ये क्वेश्चन आता भी है ना। तो ये सेकेंडरी कॉइल, ये है आपका ट्रांसफार्मर। हाँ, इन द ट्रांसफार्मर द डायोड is attached to secondary coil circuit। ठीक है, सेकेंडरी कॉयल सर्किट में इसको हम लोग क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, एज सोन इन डायग्राम। ओके, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। ओके, है ना। अब क्या होता है कि इन द पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी इनपुट, एसी इनपुट के पॉजिटिव हाफ में बी इज एट हाई पोटेंशियल and A is at low potential, then due to mutual induction, बात को समझाते हैं हम, इंडक्शन, C is at high potential and D नाम दे दें, ये D तो डायोड भी दिए हुए हैं, चलिए इसको D1 नाम देते हैं। ठीक है ना। D is at low potential which results in forward bias of diode D1। चलिए इसको जरा हम लोग एक्सप्लेन कर लें। क्या होता है कि एसी इनपुट के पॉजिटिव हाफ, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी आप कह सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। पॉजिटिव हाफ में जब बी हाई पोटेंशियल पर, यानी ये हाई पोटेंशियल पर, ये लो पोटेंशियल पर है, तो 180 डिग्री का फेज रिवर्सल होता है म्यूचुअल इंडक्शन में। ट्रांसफार्मर काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर, तो उस समय सी हाई पोटेंशियल पर और डी लो पोटेंशियल पर चला जाएगा। तो सी हाई पोटेंशियल पर, तो पी एंड इसका हाई पोटेंशियल पर और इसका एन एंड यानी कि निगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल पर, तो फॉरवर्ड बायस स्टेट में चला जाता है ना। यहाँ पर एक ग्राफ भी हम लोग बनाने जा रहे हैं। वो क्या, इनपुट आउटपुट, है ना। ये इनपुट है और इसी में हम लोग दिखाएंगे आउटपुट। करेक्ट, इसी में हम लोग दिखाएंगे आउटपुट। ठीक, कोई बात नहीं, ये इनपुट होगा पॉजिटिव आपका। तो क्या दिख रहा है आपको कि जब ये हाई पोटेंशियल पर होगा, ये लो पोटेंशियल पर, जस्ट उसका उल्टा होगा, ये हाई पर चला जाएगा और ये लो पर चला जाएगा, और D1 फॉरवर्ड बायस में होगा एंड D1 कंडक्ट्स D1 कंडक्ट करेगा। एज ए रिजल्ट आउटपुट will be obtained, आउटपुट हमें मिलेगा। ये आउटपुट हो गया, इनपुट आउटपुट, ये आउटपुट हमको मिला, है ना। बट इन द नेगेटिव हाफ ऑफ एसी इनपुट, जब एसी इनपुट के नेगेटिव हाफ में आते हैं,
तो ये इनपुट का निगेटिव हाफ हो गया, ठीक है। यानी उस समय ए हाई पोटेंशियल पर चला जाएगा और बी लो पोटेंशियल पर चला जाएगा। जस्ट इसका उल्टा इधर होगा, ये लो पोटेंशियल पर चला आएगा और ये क्या हो जाएगा, हाई पोटेंशियल पर चला जाएगा। और ये डायोड जो है, ये डायोड हमारा रिवर्स बायस में चला जाएगा। तो बट इन द AC नेगेटिव, इन द नेगेटिव हाफ ऑफ AC इनपुट D1 is on reverse bias state and it does not conducts. As a result, no output is obtained. ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें कोई आउटपुट मिलेगा नहीं नेगेटिव हाफ में। फिर से जब पॉजिटिव हाफ आएगा फिर से इसका आउटपुट मिलेगा, फिर से नेगेटिव हाफ आएगा, कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। करेक्ट। इन दिस वे द AC is rectified in half waves as ripples। ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है, हिंदी में कहते हैं इसको दिष्टकारी। मतलब डायरेक्शन फिक्स करना। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट में एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, रिवर्स होता है। अगर फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल इधर से इधर जा रहा है तो नेक्स्ट हाफ ऑफ साइकिल इधर से इधर जा रहा होगा। ठीक है, एसी में ये होता है। ईएमएफ भी एक कभी इधर से इधर होता है, कभी इधर से इधर हो जाता है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके हाफ वेव को हम लोग रेक्टिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है। तो एक माने डायरेक्शन को फिक्स करना, करंट के आउटपुट करंट के डायरेक्शन को फिक्स करने का एक कोशिश है हमारा किसमें, पीएन जंक्शन डायोड को इसका इस्तेमाल करके, पीएन जंक्शन डायोड का इस्तेमाल करके हम उसको क्या करें, एज ए रेक्टिफायर, यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का तरीका। सीधी सी बात है। अगर लेमन टाइप से समझना चाहते हैं तो ये क्या है, एसी से डीसी में कन्वर्ट करने का एक तरीका हो सकता है। तो इसमें हमने हाफ वेव को रेक्टिफाई किया। अब हम लोग बात करेंगे किसमें, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब इसी में चेंज कीजिए, देखिए क्या क्या चेंज करना है। फुल वेव रेक्टिफायर हो गया, चेंज और क्या क्या होगा ये जरा देखिए। ठीक है, जरा गौर कीजिएगा अब यहाँ, है ना। इसके सेकेंडरी कॉइल का मिडिल टैप कर दिया जाएगा। ठीक, मिडिल टैप कर दिया जाएगा और मिडिल से टैप करके हमारा, है ना, इसको इसको इससे इसके बीच में लोड रेजिस्टेंस डालने का है। इसके बीच में दोनों कनेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। एक सेकंड। लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट होगा दोनों एंड, हाँ दोनों एंड कनेक्ट होगा, दोनों एंड कनेक्ट होगा और इसमें लोड रेजिस्टेंस डलेगा और इससे कन्वर्टेड रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। ठीक है ना, इससे कनेक्टेड रहेगा और ये मिडिल पोर्शन, ई पोर्शन कह लीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक D1 कनेक्टेड रहेगा, नीचे और एक ठो लगा रहेगा, कौन सा, D2। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, मैंने फिगर सही बनाया। सही गलत का निर्णय तो अभी तुरंत हो जाएगा। अगर फिगर भूल भी गए हैं तो मैं आपको, पहले D1 कंडक्ट करेगा तो D1 या ये पॉइंट हाई पोटेंशियल पर और ये लो पोटेंशियल पर होगा। फिर D2 कंडक्ट करेगा तो ये पॉइंट हाई पोटेंशियल पर, ये लो पोटेंशियल पर होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है ना। हाई पर होगा तो हाई लो पर, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा मैं कंफर्म भी कर लूँ कि अगर फिगर में कुछ मॉडिफिकेशन करना हो, बिल्कुल करेक्ट। हम अपने दिमाग से, यादाश्त से और अपनी समझ से ही हमने इसको बनाया और बिल्कुल सही बनाया है। ठीक है ना। ये यहाँ पर, और ये आपका डायोड हो गया D2। ठीक है। अब इसमें क्या क्या चेंज करना पड़ेगा
वो समझिए कि करना क्या पड़ेगा चेंज, वो जरा सा देख लीजिए। इसमें हम लोग को ये लिटरेचर चेंज हो जाएगा, वो ग्राफ रह जाएगा, उसमें फुल वेव रेक्टिफिकेशन होगा, ग्राफ रह जाना है, ठीक है, ग्राफ रह जाएगा। ग्राफ रह जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ रह जाएगा, तो ऐसे में ग्राफ रह जाएगा तो क्या होगा कि इन द पॉजिटिव हाफ ऑफ AC इनपुट when B is at high potential, थोड़ा सा मैं ब्रेक लूँगा, क्या कुछ लोग हमको आवाज़ दे रहे हैं, तो फॉर ए ब्रेक जस्ट वेट। चलिए, तो मैं बैक हो गया और आपके साथ एक बात शेयर करें। मैं पिछले 3 साल से गांव में हूँ और हमारी माँ यहाँ बीमार है, तो ऑनलाइन 2 साल तक तो कुछ नहीं किए, पिछले 1 साल से ऑनलाइन एजुकेशन देना हमने स्टार्ट किया। जितने लोग भी हैं देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, तो खैर जो भी हो। तो अभी जैसे कि मैं वीडियो बना रहा था, उधर से हमारी माताजी कराने का आवाज़ आया, तो मैं कुछ देर रोक करके चला गया उनको देखने के लिए। लेकिन टीचर हैं, एजुकेशन से दूर रह नहीं सकते हैं, और ये टेंडेंसी है कि अगर दिन में एक आध क्लास कुछ पढ़ाए नहीं तो लगता है कुछ किए ही नहीं। इसलिए हमने ऑनलाइन वीडियो बनाना चालू किया, ताकि जिन तक जाए या जिन तक भी पहुंच पाए, आज पहुंच पाए, कल पहुंच पाए, रिकॉर्डेड रहेगा तो बना रहेगा। जो लोग हमारे विद्यार्थी रहे हैं उनको ये पता है। खैर चलिए, तो इन पॉजिटिव हाफ हम लोग क्या देख रहे थे। हाँ, अब क्या होगा, इनपुट दे रहे हैं इसमें इनपुट दे रहे हैं इन द पॉजिटिव हाफ द AC इनपुट, AC इनपुट के पॉजिटिव हाफ में व्हेन B इज एट हाई पोटेंशियल, B क्या है, हाई पर हो, और A क्या हो जाए, लो पर हो जाएगा, तो C क्या हो जाएगा, हाई पर हो जाएगा, और ये D क्या होगा, लो पर हो जाएगा, है ना, पोटेंशियल। B इज एट हाई पोटेंशियल एंड A एट लो पोटेंशियल, देन क्या होगा, C बाय म्यूचुअल इंडक्शन C is at high potential, and E at low as compared to D, as compared to C। इसके कंपेरिजन में E क्या है, ये जीरो पोटेंशियल पर, इसको एक्चुअल में क्या किया जाता है, अर्थ कर दिया जाता है ना, एज कंपेयर टू C, ठीक है। एंड B is at low potential as compared to E। होता क्या है कि C एक्सट्रीमली हाई पोटेंशियल पर होता है, E के पोटेंशियल 0, D का नेगेटिव। तो ये हाई पोटेंशियल पर, ये 0 और ये 0, ये माइनस, ऐसा समझिए। तो आपका ये D1 फॉरवर्ड बायस में होगा, D1 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस स्टेट में रहेगा, ठीक है, D1 फॉरवर्ड बायस स्टेट में रहेगा। लेकिन D2 की बात करें तो इसका पॉजिटिव एंड क्या है, पॉजिटिव एंड लो पोटेंशियल से, और जो नेगेटिव एंड है वो हाई पोटेंशियल से चला जाएगा, रिवर्स बायस में चला जाएगा। यानी होगा क्या कि यहाँ पर E के कंपेरिजन में हाई पर,
और डी ई के कंपेरिजन में लो पर चला जाएगा। तो क्या होगा, कहोगा कि D1 विल बी फॉरवर्ड बायस एंड D2 एक्ट रिवर्स बायस। सो D1 will conduct and D2 will not। As a result हाँ X हाई और ये लो, Y लो है ना। एज ए रिजल्ट across XY positive output will be obtained। पॉजिटिव आउटपुट हमको मिलेगा, है ना, जो कि इनपुट का पॉजिटिव इनपुट के लिए पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब चलिए निगेटिव हाफ में। अब इन द नेगेटिव हाफ ऑफ AC input the process reverses। पूरा चीज उल्टा हो जाएगा। D एक्सट्रीमली हाई पर हो जाएगा, E 0 पर हो जाएगा और C क्या हो जाएगा, E हो जाएगा लो पोटेंशियल पर। इट मीन्स D1 रिवर्स बायस, D2 फॉरवर्ड बायस। ठीक, तो D2 विल कंडक्ट, D2 क्या होगा, कंडक्ट करेगा। तो अब D2 कंडक्ट करेगा। अब एक चीज नोटिस कीजिए, D2 ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस हो गया, तो ये X चला गया हाई पोटेंशियल पर और ये आपका जीरो पोटेंशियल है, तो ये यानी X पर हाई पोटेंशियल और Y पर लो पोटेंशियल। इससे पहले भी X पर हाई पोटेंशियल हो रहा था पॉजिटिव हाफ में, निगेटिव हाफ में X क्या हो रहा है, हाई पोटेंशियल पे जा रहा है। D2 विल कंडक्ट। एज ए रिजल्ट across XY of RL we obtain a पॉजिटिव आउटपुट। निगेटिव हाफ में भी क्या मिल रहा है, पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा है। मतलब ये भी पॉजिटिव ही हो रहा है। पॉजिटिव हाफ में तो पॉजिटिव आउटपुट मिल ही रहा है, निगेटिव हाफ में भी पॉजिटिव आउटपुट ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा करने पर फिर पॉजिटिव, फिर अगले पॉजिटिव में भी पॉजिटिव मिलेगा, फिर अगले नेगेटिव में भी पॉजिटिव मिलेगा। तो क्या देखने को मिल रहा है, सो इन ईच हाफ साइकिल we can obtain a positive output। Thus whole wave is rectified। मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट एक ही है, आउटपुट पॉजिटिव, निगेटिव का भी पॉजिटिव आउटपुट, पॉजिटिव का भी पॉजिटिव आउटपुट। तो अब ये कहानी आपकी रेक्टिफाई तो हो गई। ठीक है, तो ये रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस हो गया, लेकिन एक गड़बड़ी है, आउटपुट कंटेन्स रिपल्स। अब हम लोग स्टेडी करंट इससे कैसे पाएंगे, ये चीज हम लोग देखेंगे, है ना। फुल वेव रेक्टिफायर में अब स्टेडी करंट हम कैसे पाएंगे, ये बात को समझिए। ये बात को समझने के लिए यहां जरा देखिए, द आउटपुट सो ऑब्टेन्ड कंटेन्स रिपल्स इन वन डायरेक्शन, किसी एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, ओके। टू obtain a steady output, a capacitor
capacitor of high capacity is connected in parallel to the load resistance, जिसके अक्रॉस हम लोग लोड रेजिस्टेंस वहीं से जहां एक्स वाई, तो ये था हमारा एक्स वाई जहां पर लगा हुआ था क्या, लोड रेजिस्टेंस है ना, आर एल। इसके पैरेलल में एक हाई कैपेसिटी हमने ले लिया, यहां आपको मिल रहा है आउटपुट, ठीक है, हाई कैपेसिटी कैपेसिटर ले लिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा वो समझिए। होगा ये कि होना है, मिलना था इसको रिपल्स, इसको ऐसा रिपल्स मिलना था वोल्टेज का या करंट का जो भी कह लीजिए, लेकिन ये स्टेडी कर देगा। स्टेडी कैसे कर देगा, आउटपुट जब कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज फिक्स हो जाएगा। थोड़ा बहुत का चार्ज निकलने या कम या ज़्यादा होने से इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कम ज़्यादा नहीं होगा। ऐसे में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट बना रहेगा, है ना। लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल आरएल, लो रेजिस्टेंस ए कैपेसिटर ऑफ हाई कैपेसिटी इज कनेक्टेड। अच्छा वहाँ लिख दिए कैपेसिटी इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द, है ना। दस एसटीडी आउटपुट रेक्टिफाइड वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड। अब इसको बेहतर समझना है कि ऐसा क्या हो रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा एक टॉपिक्स खत्म हो गया है, लेकिन इसको समझने के लिए ऐसा सोचिए, कैसा सोचिए, मैं दिखा रहा हूं कैसा सोचना है। तो सोचना ये है कि आपको एक बहुत बड़ा टैंक लेकर के, है ना, टैंक लीजिए। तो टैंक मतलब कैपेसिटर, टैंक मीन्स कैपेसिटर। यहां एक नलका लगा दीजिए, ठीक, नलका लगा दीजिए, ओके। अगर मान लीजिए आप डायरेक्ट रखते हैं और इसमें पानी यहाँ तक जब फिल हो जाएगा और इधर से पानी निकल रहा होगा, ठीक है, तो जो प्रेशर यहाँ डेवलप करेगा, है ना। अगर आप क्या करें, जितना पानी निकल रहा है आप एक क्वांटिटी में माने मग से या बाल्टा से क्वांटिटी इतना पानी उठा के डालते चले जाए, है ना। ऐसे कुछ पानी इसमें क्या कर जाए, एक फिक्स क्वांटिटी में पानी क्या कर जाए इसमें देते रहे, मग्गा से या बाल्टी से दे रहे हो, और इसका लेवल मेंटेन रहेगा, तो यहाँ का प्रेशर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर इसी पानी को डायरेक्ट किसी दूसरे आउटपुट में दीजिए, एक मग्गा दीजिए, फिर दूसरा मग्गा दीजिए, फिर तीसरा मग्गा दीजिए, तो एक बार में बहुत सारा पानी मिलेगा, फिर ख़त्म, फिर एक मग्गा में फिर बहुत पानी मिलेगा, फिर ख़त्म। तो ऐसे में ये क्या होगा, ये काम करेगा रिपल्स की तरह। लेकिन अगर इसी को टैंक के मदद से देते हैं कि टैंक फिल हो जाए पानी से और इसमें अब हम मग्गा मग्गा पानी डालते रहे, तो यहाँ क्या होगा, एक स्टेडी वैल्यू ऑफ आउटपुट वाटर मिलेगा। ठीक यही काम आपका ये कैपेसिटर यहाँ पर करता है। ये फुल्ली चार्ज जब हो जाएगा तो ये आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट कर देगा, ये रिपल्स नहीं लेगा, और जो भी ये खाली होगा ये इधर जो हम हमारा ट्रांसफार्मर क्या कर रहा होगा, इसके पोटेंशियल को इसको चार्ज करता रहेगा। जितना ये इधर से डिस्चार्ज होता रहेगा उतना ही ये क्या होगा, चार्ज करता रहेगा। हाँ, ये डिस्क्रीट में करेगा और आउटपुट हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। डिस्क्रीट में ये चार्ज होता रहेगा लेकिन आउटपुट क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, एसी को फुल वेव रेक्टिफायर के मदद से डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर एक समझने की बात थी, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर व्हाट इज ए फुल वेव रेक्टिफायर? द फुल वेव रेक्टिफायर इज ए डिवाइस इन विच वी कैन कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। तो इसके साथ आपका
एनसीईआरटी का 14 चैप्टर या कहिए तो लास्ट चैप्टर ही खत्म हो गया। अब इसके बाद एप्लीकेशन के क्वेश्चन हमारे बचते हैं, जो एप्लीकेशन के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसके बाद, लेकिन कंटिन्यू रहिए। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनते हैं, चाहे किसी भी यूनिट का हो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अब हम वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस 2-3 दिन के बाद। तो ये जो वीडियो अपलोड होगा इसके 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद से वो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर नया क्वेश्चन या इस तरह क्वेश्चन जो बोर्ड में क्या हो पूछे जाते होंगे, उसको हम लेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद।